So if two wires are carrying current parallel to each other, then they attract each other. If current is anti-parallel, they repel each other. They repel each other. If we consider a small portion of any one wire, let us take this wire delta L. Due to this current, यहाँ पे magnetic field होगा into the plane. Due to the first wire, magnetic field near the second wire, जो B यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वेक्टर B, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 upon pi d. This is the magnetic field produced by first wire near the second wire. अब इसमें डेल्टा एल लेंथ लिया है, इस पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड आई एल क्रॉस बी, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, फोर्स ऑन सेकेंड वायर फोर्स ऑन डेल्टा एल लेंथ ले रहे हैं, फोर्स ऑन एफ रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, दिस एफ रिप्रेजेंट्स magnetic force on delta L length of second wire. ये होगा I delta L cross B, I2 delta L cross B, इसका फॉर्मूला। और डेल्टा एल का डायरेक्शन I2 के डायरेक्शन में होगा, तो डेल्टा एल इधर हो गया, B इनटू द प्लेन है, डेल्टा एल क्रॉस B करेंगे तो स्क्रू विल कम इन दिस साइड, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसीलिए फोर्स का डायरेक्शन तो पता चल गया और वैल्यू हो जाएगा I2 डेल्टा एल और B का वैल्यू ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई। इसलिए फोर्स की वैल्यू हो गई, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू हो गई म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई पर यूनिट लेंथ में दिस इज द फोर्स। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 20 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, तो यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई फोर्स पर यूनिट लेंथ को आप गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला काम का है, इसको याद रखिए। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली गेस कि अगर कोई दो वायर में करंट इस तरह का भी हो, दोनों वायर के बीच में सेपरेशन इज कंटिन्यूअस सर्जिंग टाइप या कन्वर्जिंग टाइप हो करंट I1 I2 I1 I2 I1 I2 पैरेलल हो, डाइवर्जिंग हो, कन्वर्जिंग हो, इन एनी केस अगर छोटा सा एलिमेंट कहीं पे, दिस फोर केसेस देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली। इन सारे केसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। इसका जो रिवर्स केस है, इसके अलावा इसी तरह का 4 केस और बना सकते हैं जिसमें करंट रिवर्स हो जाए। So in all these 5 cases shown in the diagram, there will be force of attraction only. इसके अलावा जो भी केस बचता है उसमें रिपल्सन होगा, क्योंकि करंट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन है, भले ही वो कन्वर्ज हो रहा हो, डाइवर्ज हो रहा हो या एंटी पैरेलल, हर केस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग टाइप है तो हर पॉइंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलता जाएगा। अगर पैरेलल है तो जो जैसा हम लोगों ने लिखा है बॉक्स के अंदर वैसा रहेगा। अगर पैरेलल नहीं है तो मैग्नीट्यूड विल चेंज बिकॉज सेपरेशन बिटवीन ईच एलिमेंट ऑफ द टू वायर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के सामने में एक वायर AC अभी इक्विलिब्रियम में, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वायर का मास और लेंथ दोनों दिया हुआ है, करंट मेंशन नहीं किया। तो अगर वायर AC को थोड़ा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया जाए अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग SH। उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना। तो व्हाट यू कैन डू इज
दोनों वायर में करंट नहीं दिया है, आप अपने मन से जिम कर लीजिए, एक वायर में I1 एक वायर में I2 ऐसा मान लीजिए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। क्वेश्चन में I1 I2 इसलिए मेंशन नहीं किया है कि फाइनल आंसर आपको D और G इन सब के टर्म्स में लाना है, उसमें I1 I2 नहीं आएगा फाइनल आंसर। जो डाटा दिया है उसके टर्म्स में आपको कैलकुलेशन जानते इक्विलिब्रियम ऑफ वायर एसी के लिए इक्वेशन जो बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ में स्क्वायर के लेंथ से मल्टीप्लाई करो। तो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो म्यू नॉट I1 I2 L by 2 pi D should be equal to mg. This is equation 1. And at any instant of time we can assume कि वायर को थोड़ा नीचे डिस्प्लेस करेंगे अगर, तो ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड देगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। वायर को अगर नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो इट विल हैव टेंडेंसी टू गो अप। थोड़ा ऊपर करके छोड़ेंगे तो mg वही रह जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स घट जाएगा तो उसका टेंडेंसी नीचे आने का। तो किसी भी मोमेंट पे वायर एसी पे mg फोर्स नीचे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसी की वजह से इसका SHM हो रहा है। तो at any instant of time we can assume कि wire AC is here and displacement of the wire is y. At that moment its velocity is suppose v, ऐसा मान लीजिए। ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन को बता रहा है, दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द वायर, डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ वायर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस तरह की स्थिति है। इन दिस केस नेट फोर्स वायर पे जब निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन द वायर इज बिकॉज इट इज डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, सो mg इज पॉजिटिव एंड मैग्नेटिक फोर्स इज नेगेटिव। ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये d माइनस y, और y क्या है, y देखिए इसमें क्या किया गया है, बिकॉज यहाँ पे वायर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख दिया, उसके बाद वायर को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया, नाउ इट इज ऑसिलेटिंग। ये इसका मेन जब डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ आ जाने के बाद डिस्प्लेस पोजीशन में मैंने नेट फोर्स लिखा mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स, डिस्प्लेस हो जाने के बाद ये सेपरेशन d माइनस y हो गया। सो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन mg माइनस, इस फोर्स में मैंने म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई d को यहाँ से रिप्लेस किया है, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई इज mg इंटू d, यहाँ रिप्लेस कर दिया, LCM लिया, सॉल्व किया, ये एक्सप्रेशन है।
बिकॉज स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को प्रूव करना है फॉर स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो y कैन बी निग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू d, तो नीचे में d बचेगा। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज इक्वेशन ऑफ SHM और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो टाइम पीरियड इतना है। सोलेनॉइड का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड हेलिकल वाइंडिंग, मतलब एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर वायर को बढ़िया से क्वाइलिंग कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाइंडिंग दिख रहा है, इसको बिल्कुल एकदम पैक कर दे, सटा दे, बिल्कुल भी ऐसे क्लोजली पैक कर दे, तो इसका नाम हो जाएगा सोलेनॉइड। तो एक क्लोजली पैक्ड हेलिकल वाइंडिंग को या हेलिकल स्ट्रक्चर को एकदम सटा दिया जाए बिल्कुल, तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो यू कैन एज्यूम लाइक दैट कि कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है, जैसे जो स्केच यूज कर रहे हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, उसके ऊपर बिल्कुल भी पास पास में वायर से वाइंडिंग कर दिया जाए, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मगर गैप नहीं होना चाहिए, दो वायर के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। जब इसके अंदर करंट पास किया जाता है, इस सोलेनॉइड के वायर्स में करंट जब पास किया जाता है तो जनरली ये कंप्रेस हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले सेकेंड क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि क्यों ये कंप्रेस हो जाता है। तो जब भी ऐसा होगा, जब भी करंट पास करेंगे तो थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाता है उसके अंदर, और ये काफी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट होता है। करंट का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होने से इसके कंप्रेशन पे असर पड़ेगा, कि ज्यादा कंप्रेस होगा कि कम कंप्रेस होगा, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू इट, ऐसा होता है। इसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। और सोलेनॉइड की खास बात यही है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो and inside the solenoid magnetic field becomes some either uniform value or variable value depending on the condition। आप लोग को दो केस पढ़ना है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी, और अगर सेमी इनफाइनाइट है तो किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो तीनों का फॉर्मूला एटलीस्ट यू मस्ट नो। तो उसको डायग्राम में दिखाने का तरीका यही है कि इस तरीके से हेलिक्स दिखाएं। ये जो गैप दिख रहा है, दिस गैप प्रैक्टिकली दिस गैप शुड नॉट बी देयर, ये डायग्राम में दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहा है, और करंट इससे आई पास कर दिया गया। तो इसको जब आप क्रॉस सेक्शनल व्यू निकालेंगे इसका, इसको काट के देखेंगे, अगर बीच से काट के आधा हटा देंगे और उस वक्त अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो देखिए कैसा नजर आएगा। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे देखा जाए तो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है इस तरीके से, इट इज क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस साइड, इट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज, यानी करंट यहाँ से ऐसे और ऐसे जा रहा है। यहाँ से करंट बाहर आ रहा है नीचे से और ऊपर से इन हो रहा है। तो ये डायग्राम क्या बताता है कि इस सोलेनॉइड को बीच से काट के आधा पोर्शन हटा दिया गया, तो वायर ऐसा आधा ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ऊपर से करंट ऐसे जा रहा है और नीचे से आ रहा है, एक्चुअली में इस तरीके से करंट फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है। तो नीचे वाले सेक्शंस ये बता रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन से करंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऊपर से करंट इनटू द प्लेन। तो अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, सपोज सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं एक्सिस पे, पॉइंट पी डायग्राम में, और वर्टिकल के साथ जो एंगल है सोलेनॉइड्स के दोनों एंड्स का, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल गिवन है।
this angle is suppose alpha and this angle is beta, और ये सब करंट दिखा रहा है, दिस इज करंट आई। सोलेनॉइड में ये होता है कि टर्मिनोलॉजी जो है इसका, ये जो वायर की थिकनेस है वो मैग्नीफाई करके इतना मोटा मोटा दिखा रहे हैं। दिस इज वायर, दिस सर्किल इज रिप्रेजेंटिंग दिस वायर। इसमें स्मॉल एन यूज करते हैं, दैट इज फॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स? आई है करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, करंट passing through the solenoid, through the solenoid. For a solenoid of finite length, magnetic field का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इन दिस केस। अगर ये एंगल के बजाय ये एंगल दे दे, दूसरा वाला एंगल दे दे, तो ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा। ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप एक छोटे पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लीजिए। दोज हु वांटेड टू कैलकुलेट, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके ये वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है कि एक्स डिस्टेंस पे आप एक एलिमेंट ले लीजिए ऐसा dx थिकनेस का, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लीजिए। दिस इज अ सर्कुलर पार्ट। तो इस सर्कुलर रिंग का पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, सर्कुलर करंट का म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। किसी भी रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको आप लोगों को याद होगा, उसका यूज करना है इसमें। उसके बाद उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देना है। फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स dn की वैल्यू कैसे निकलेगा? n इंटू dx। dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, यूनिट लेंथ में n है, तो dx लेंथ में n इंटू dx। एक रिंग का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, इतना नंबर ऑफ टर्न्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ का फील्ड निकल गया, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए एंगल विद इन दिस लिमिट, माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इंटीग्रेट कर दीजिए। क्योंकि ये जब ये जो एलिमेंट लिया गया है पॉइंट पी के लेफ्ट साइड आएगा तो ये एंगल हो जाएगा निगेटिव, और जब राइट साइड में जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। तो उसको माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक इंटीग्रेट कर देना है यहाँ से यहाँ तक, बस आ जाएगा आंसर। इसी को अगर इनफाइनाइट लेंथ का दोनों साइड कर दिया जाए, लॉन्ग सोलेनॉइड फर्स्ट केस में, तो दोज हु वांटेड टू कैलकुलेट दे कैन वेरीफाई एंड इंटीग्रेट करके देखिएगा आता है कि नहीं। फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसा हो जाएगा, both ends are very long, on the axis everywhere magnetic field will be towards left, just outside magnetic field 0 हो जाता है, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड B जो है म्यू नॉट इन आई हो जाता है, क्योंकि साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों 1 हो जाएगा। जब ये लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाएगा तो अल्फा टेनिंग टू 90 डिग्री, बीटा ऑल्सो टेनिंग टू 90 डिग्री हो जाएगा, और सेमी इनफाइनाइट में एक 0 हो जाएगा और दूसरा 90 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड केस फॉर सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एक एंड पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, तो एक एंड चला गया लॉन्ग डिस्टेंस, तो एक एंगल हो जाएगा 90 और दूसरा एंगल हो जाएगा 0। B is magnetic field at one end of solenoid. At any one end अगर कैलकुलेट करना चाहें मैग्नेटिक फील्ड,
तो एक टर्म को 0 कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड, सपोज दिस एंड, इट विल बी, इस केस में अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स 90 डिग्री हो गया। यहाँ सपोज लेफ्ट हैंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा 0 एंड बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। दिस इज आंसर। तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना है बिल्कुल। इसका डायग्राम समझिए। इसका जो सरफेस नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। Suppose magnetic field is directed towards this side horizontally in this direction, magnetic field, और इसका surface normal इधर है n cap, this is surface normal, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। थीटा is angle between vector B and surface normal। इस केस में टॉर्क ऑन द कॉइल जो होता है, टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आता है म्यू क्रॉस पी, and if there are n turns in the coil, then this becomes n into mu cross p, where mu represents current into area of the coil। एक कॉइल के लिए म्यू हो जाएगा I इंटू ए, अगर n कॉइल है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस टॉर्क को चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट कि टॉर्क इज n I इंटू ए क्रॉस बी। एक कॉइल के ऊपर जो टॉर्क होता है दैट इज I इंटू ए क्रॉस बी, और n है नंबर ऑफ टर्न्स, इट कैन बी रिटन एज म्यू क्रॉस बी। म्यू इज टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, n इंटू आई ए। एक कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इंटू एरिया होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसमें नेट फोर्स ऑन द कॉइल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 आता है, इसीलिए ओनली रोटेशन इज पॉसिबल। अगर आप इसको डायग्राम को ठीक से समझें तो देखिए क्या होगा। ये डायग्राम का मतलब ये हुआ कि ये अगर कॉपी है इस तरीके से, ये इसका सरफेस नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार की तरफ है। मतलब अगर इसको थोड़ा टर्न करके मैंने रखा हुआ है, टुवर्ड्स राइट दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular to this plane, that is the direction of area, और इससे थीटा एंगल घुमाएंगे राइट साइड की तरफ, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टॉर्क जो होता है इस कॉइल को रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है और ये टॉर्क होता है उसका। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करने के लिए, टॉर्क रिलेटेड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सपोज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो किसी भी पॉइंट से चार्ज हर टी टाइम इंटरवल के बाद पास करेगा। तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज बाय टाइम और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है यहाँ पे E इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज 2 पाई आर नॉट बाई बी नॉट। ये सब कुछ कैंसिल होके एक आर नॉट कैंसिल हो रहा है। Therefore, magnetic dipole moment of this electronic charge is E R naught V naught by 2।
देखिए इतना आया कि नहीं, यू जस्ट चेक द कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। इसमें एक खासियत है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का अगर मास m मान लें तो इसका मैग्नेटिक बोल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अगर इस इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m v नॉट r नॉट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। और इसका अगर रेशियो लिया जाए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का, अगर रेशियो लेंगे तो देखिए ये क्या आता है, ई वी नॉट आर नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी नॉट आर नॉट। तो रेशियो लेने पे देखिए क्या आएगा, म्यू बाई एल इक्वल्स ई अपॉन 2m, यानी ये q बाई 2m आ रहा है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर एनी टाइप ऑफ केसेस। किसी भी केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है वो हमेशा चार्ज जो रोटेट कर रहा है डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स मास ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जांपल केस 2 देखिए यहाँ, अगर ये एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग, और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, चार्जेस प्लस क्यू, mass of the ring is, mass is m, charge is q and radius is r, radius of the ring is r. Now this ring is rotated with constant angular speed omega. तो रिंग को अगर घुमा दिया जाएगा तो रिंग के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट, रोटेटिंग रिंग और रिंग के ऊपर है चार्ज, तो ये चार्ज एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है पर्टिकुलर स्पीड से, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो जस्ट लाइक दिस चार्ज इज आल्सो मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इसी के जैसी स्थिति हो जाएगी। इवन इन दिस केस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग, दिस विल कम आउट टू बी q बाय 2m ओनली। यहाँ भी इतना ही आएगा ये रेशियो बदलता नहीं। रिंग के केस में देखिए कैलकुलेट करके देखते हैं, म्यू ऑफ रिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, करंट कैसे निकलेगा, चार्ज ऑन द रिंग इज q एंड टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 2 पाई बाई ओमेगा। करंट हो गया चार्ज बाय टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, और एरिया ऑफ द रिंग इज पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग इज, पाई इज कैंसिल्ड, q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, q ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग देखिए अबाउट द गिवन एक्सिस, angular momentum about the axis of rotation is I into omega. This is moment of inertia of the ring, which is mr square into omega. रेशियो लेके देख लीजिए, म्यू बाई एल, म्यू है q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 और एंगुलर मोमेंटम है mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, again you are getting q by 2. Therefore, mu of ring by L of ring, this is also q by 2. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया। इन केस ऑफ डिस्क, तीसरा, अगर डिस्क लिया जाए सेम डायग्राम होगा, ऐसा एक डिस्क है, फर्क क्या होगा, रेडियस इज आर। डिस्क के केस में चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट्स एरिया। It is rotated with angular speed omega. Total charge on the disk is q. इस डिस्क के ऊपर मास, इस डिस्क का मास m है, रेडियस r है, चार्ज q है, and it is rotating with angular speed omega. You can evaluate mu by L here also q by 2m. कहीं पे भी ये आंसर बदलेगा नहीं, it will remain same, no change in the answer.